अक्कम महादेवी। जन्म 12वीं सदी, कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा। प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्कम महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चन्नमिलन कार्जुनदेव इनके आराध्य थे। बसवना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलैंगिक सौंदर्य देखने मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी ज्यों राण माही सूरो अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनसे अधिकांश निचले तबकों से थी, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कार्तिक पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवाद आंदोलन के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत भी। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ सेन ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक वक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्नमल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए भौतिक वस्तुओं में अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे इसी निष्प्रय स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार बुरी तरह से नष्ट हो जाए। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील लोभ मत लालचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूर अवसर। आई हूँ संदेश लेकर चन्नमल्लिकार्जुन का, हे मेरी जूही के फूल, जैसे ईश्वर मंगवाऊँ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊँ और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए ना कुछ देने को, वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झटपट छीन ले मुझसे। पाश। मूल नाम अवतार सिंह संधू, जन्म सन 1950, तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब। इनकी प्रमुख रचनाएं लोह कथा, उड़दे बांजा मगर, सांडे समिया बीच, लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। हिंदी अनुवाद। इनकी मृत्यु सन 1988 में हुई। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्म पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पास जन आंदोलन से जुड़े हुए रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विद्वान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक सांस्कृतिक और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पास जन सामान्य की घटनाएं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताएं में वह व्यवस्था, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी प्रकृतिता के बगैर संभव नहीं है।
पास ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाण हेमज्योति, हॉक इंडी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादक किया। कुछ समय तक अमेरिका में रहे। यह कविता दिनों दिन अधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही है। दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों की तटस्थता में कवि की अहमियत है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाती है। जड़ स्थिति को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतरीन भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। इनकी रचित कहानी है सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाने बुरा तो है, सहमी सी चुप से जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मिट्टियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती भी हुई जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया की मोहब्बत में चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठते अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्मीहीन दुहराव के उल्ट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिए पड़ता है आतंकी लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिससे आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मृदा धूप का कोई टुकड़ा आपसे जिस्म के पूरब में चुप जाता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। निर्मला पुतुल। इनका जीवन परिचय। जन्म सन 1972, दुमका, झारखंड। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे इनके बावजूद रोटी की समस्या में जूझने के कारण नियमित अध्ययन बंधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों में मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध में गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुर्तियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व यथार्थ के लिए
पर्यावरण की हानि शिक्षित समाज का दिक्कुआओं और व्यवसायी के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियाँ हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। ये आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मक के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उससे अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की और तो बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापक के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा में हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, सुझारू रूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों का धुन, मिट्टी का सूधापन, फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी पर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अब भी हमारे पास सत्यजीत राय, जन्म सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजित, अपू का संसार, जलसादर, देवी चरोलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठियाँ आदि। प्रमुख सम्मान फ्रांस का लीजियन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर संपूर्ण सम्मान। इनकी मृत्यु 1992 में हुई थी। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों को आलोचकों के बीच के एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकार में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजक एवं निर्देशक के अलावा
रॉय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक स्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवी से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और इसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें ग्लैमर से हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आया है जिसमें सहजता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। इस फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म में एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहते हैं। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। ये कहानी है हम पृथ्वी की संतान। प्रदूषण के महाकष्ट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रो पृथिव्या का संदेश दिया। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैवमंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, जल नामक पंचतत्वों से होता है, जिनसे हमें छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सहाअस्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के भिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन 2 शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए हैं। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उल्लंघन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महानिवास के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियाँ भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें ब्रह्म अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया।
इस ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशील प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है। हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि वे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय का आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्वसनीय से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। प्रभु नारायण। सूरदास के पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहुई के छोटी, तू जो कहती बल की बैनी ज्यों, है लाभी मोटी, काठत गुहत नन्हावत जय, नागिनी सी भुई लोटी, काचो दूध पिलावत, पची पची देती ना माखन रोटी, सूर चीर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दृढ़ी डंडोरी आप ही आयो, खोली किवरी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती, गोरस की यह ढोटा कोने ढंगलायो, सुर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखी जायो। पिता के बाद लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग। धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता से मिली दुकान,
लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। लड़कियां होती है माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग। धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। धन्यवाद।